दिस इज प्राची गर्ग और आज हम करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का चैप्टर सेकेंड, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इस वीडियो में हम ऑफर कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो एक्सेप्टेंस के लिए अपलोड करेंगे। तो पहले हम ऑफ़र को समझ लेते हैं कुछ अपनी लैंग्वेज में। ऑफ़र का मतलब अगर हम टोटल हिंदी में ट्रांसलेट करें तो ऑफ़र का मतलब होता है प्रस्ताव या प्रस्तावना। अगर कोई किसी सामने वाली पार्टी की तरफ प्रस्तावना रखता है किसी चीज़ के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसने अपना ऑफ़र रखा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर ए कहता है बी से कि क्या तुम मेरा घर खरीदना चाहोगे, तो ए ने क्या किया है, ऑफ़र रखा है बी के लिए। ठीक है, इसकी डेफिनेशन जो है वो किस में दी गई है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में इसकी डेफिनेशन दी गई हुई है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू सपोज टू डूइंग anything with a view to obtain the assent of that other to such an act or abstinence, he said to make a proposal। जब कोई एक व्यक्ति अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा को दूसरे व्यक्ति के सामने रखता है कोई काम करने के लिए या ना करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसने अपना प्रपोजल रख दिया है या फिर उसने अपना ऑफर रख दिया है। फॉर एग्जाम्पल, ए आस्क बी विल यू बाय माई फ्लैट फॉर Rs 5 लाख, दैट इज एन ऑफर इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जैसे ए ने अगर बी से पूछा कि क्या तुम मेरा फ्लैट खरीदोगे 5 लाख में, और अगर बी उसे एक्सेप्ट करता है तो हम क्या बोलेंगे कि ऑफर क्या हो गया है, एक्सेप्ट हो चुका है। हियर ए इज ऑफरर, प्रॉमिसर एंड बी इज ऑफरियर प्रॉमिसी। यहाँ पे जो ए है जिसने ऑफर रखा है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफरर बोलते हैं और प्रॉमिसर बोलते हैं। और जो बी है जिसको ऑफर मिला है उसे हम बोलते हैं ऑफरी और प्रॉमिसी। काइंड्स ऑफ ऑफर देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसे 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। आप इसका अगर फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो फ्लो चार्ट भी बनाएगा, उसके ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 हैं इसके, हाउ मेड और टू वूम मेड, किसके लिए बनाया गया है और कैसे बनाया गया है। तो एक्सप्रेस ऑफर होता है पहले, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हम लोगों का एक्सप्रेस ऑफर, जो कि एक्सप्रेस किया गया हो, या तो वो रिटन एक्सप्रेस हो सकता है जो रिटन तरीके से एक्सप्रेस किया गया हो, और दूसरा हो गया ओरल, लिखित और मौखिक जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। दूसरा हो गया इम्प्लीड ऑफर। ठीक है, यहाँ पे ना तो एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब यहाँ पे ना रिटन है और ना ही ओरल है, यहाँ पे बिहेवियर से पता चलता है। ठीक है, जैसे कि आप हम एग्जांपल में बोल सकते हैं कंज्यूमिंग ईटेबल्स एट रेस्टोरेंट। आप रेस्टोरेंट में कुछ खाने गए, तो आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप वहाँ के वेटर से ये नहीं कहते कि मैं आपको पैसे दूंगा तो क्या आप मुझे खाना खिलाओगे। आप वहाँ गए, इससे ये पता चलता है कि आपने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट में आपने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ चुके हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल हो गया कि विजिटिंग अ डॉक्टर। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप डॉक्टर से ये नहीं कहते कि मेरा इलाज करोगे, मैं आपको पैसे दूंगा। आप गए डॉक्टर के यहाँ तो वहाँ पे ये आपके बिहेवियर से पता चलता है कि आपने उनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू वूम मेड। तो पहला होता है एक जनरल ऑफ़र और दूसरा है स्पेसिफिक ऑफ़र। जनरल ऑफ़र जो होता है वो सबके लिए होता है। ठीक है, वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होता है। जैसे हो गया रिक्रूटमेंट हो गया, किसी कंपनी ने रिक्रूटमेंट निकाला कि हमें कुछ कैंडिडेट्स चाहिए जो कि 12th पास आउट हों। ठीक है, तो उन्होंने जो निकाले तो उन्होंने किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम नहीं लिया कि कोई एक ही इंसान आएगा या फिर ए ही को हम ऑफ़र दे रहे हैं, नहीं, ये ऑफ़र जो है वो सारे 12th पास आउट बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये जनरल ऑफ़र हो गया, ये किसी एक के लिए नहीं होता है, ये सब के लिए होता है, टू पब्लिक एट अ लार्ज होल वर्ल्ड। ठीक है, सेकेंड है स्पेसिफिक ऑफर। तो स्पेसिफिक ऑफर नाम से समझ में आ रहा है किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। ठीक है, वो एक के लिए ही बनाया जाता है। जैसे हमने पहले एक एग्जांपल लिया था कि ए ने बी को कहा कि क्या तुम मेरा फ्लैट खरीदोगे, तो ये ए ने बी को ऑफर दिया है और किसी को ऑफर नहीं दिया। अगर थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट करती है तो वो ऑफर क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। यहाँ पे जो ऑफर दिया गया है वो ए ने बी को दिया है, तो ये ऑफर स्पेसिफिक ऑफर बोला जाएगा। ठीक है, फिर हम इसके कुछ, अगर आप लोगों के पेपर में एसेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल या फिर लीगल रूल रिगार्डिंग वैलिड ऑफर प्रपोजल आता है तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। पहले पॉइंट्स को लिखना, फिर उसके बाद उसे डिटेल करना। ठीक है, तो पहला तो इसका कुछ एसेंशियल ऑफ वैलिड प्रपोजल पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो ऑफ़र है वो ज़रूरी है कि वो कैपेबल हो क्या क्रिएट करने के लिए, लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए। वहाँ पे लीगल रिलेशन जरूर क्रिएट होना चाहिए। जैसे एन ऑफर इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट डिस्क्लोज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस एंड मस्ट ऑल्सो बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। जो ऑफ़र है
वो ज़रूरी है वो डिस्क्लोज करें, एक उसकी इंटेंशन होना चाहिए। उस एग्रीमेंट जो आपने एग्रीमेंट किया है उस एग्रीमेंट में ये इंटेंशन ज़रूर होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है, लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहा है। हम इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक्स ने इनवाइट किया वाई को अपने घर पे टू हिज हाउस फॉर डिनर एंड वाई एक्सेप्टेड। एक्स ने वाई को इन्वाइट किया अपने घर पे डिनर के लिए, वाई डज नॉट रीच फॉर डिनर, और वाई क्या हुआ, वो उसने एक्सेप्ट तो कर लिया था लेकिन क्या हुआ, वाई वहाँ जा नहीं पाया। ठीक है, एक्स कैन नॉट सी वाई बिकॉज दे डोंट हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब एक्स उसे कोर्ट में स्यू नहीं कर सकता कि वो हमारे घर नहीं आया, हमारा खाना वेस्ट हो गया या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी, तो वो वाई को उसे कोर्ट में स्यू नहीं कर सकता क्योंकि ये एक लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं कर रहा है, यहाँ पे सोशल एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक केस भी है वेलफेयर वर्सेस वेलफेयर का, 1919 का केस है ये। मिस्टर एंड मिसेस वेलफेयर वर अ मैरिड कपल। ठीक है, मिस्टर और मिसेस समझ में आ रहा है, दोनों के दोनों क्या थे, एक मैरिड कपल थे। दे ट्रैवल टू इंग्लैंड फॉर अ वेकेशन। वो दोनों के दोनों कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे, छुट्टियों में वेकेशन में गए थे। बट मिस वेलफेयर फेल इल एंड स्टेड बिहाइंड वाइल मिस्टर वेलफेयर रिटर्न टू वर्क इन सेलन। तो क्या हुआ, जो मिस वेलफेयर है वो वहीं रुक गई। ठीक है, और जो मिस्टर वेलफेयर थे वो सेलन आ गए अपने काम के लिए। सेलन जो कि अब श्रीलंका है। ठीक है, बिफोर लीविंग मिस्टर वेलफेयर ओरली प्रॉमिस टू सेंड हिज वाइफ £30 पर मंथ। जाने से मतलब उनको छोड़ने से पहले वो जब सिलन आ रहे थे तो उन्होंने सिलन आते वक्त उनसे क्या ओरली प्रॉमिस किया, कोई रिटर्न एग्रीमेंट या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ओरली प्रॉमिस किया था कि वो अपनी पत्नी को मतलब मिस वेलफेयर को वो £30 भेजेंगे हर महीने। ठीक है, फॉर मेंटेनेंस अंटिल शी कुड ज्वाइन हिम, जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाती और उन्हें ज्वाइन नहीं कर लेती तब तक वो क्या भेजेंगे, £30 हर महीने भेजेंगे। ठीक है, और लेटर देयर रिलेशनशिप डिटराइड, बाद में उनके रिलेशनशिप में थोड़ी नोकझोंक हो गई। एंड मिस्टर वेलफेयर स्टॉप्ड सेंडिंग द मनी, और मिस्टर वेलफेयर ने क्या कर दिया, पैसे भेजना बंद कर दिया। मिस वेलफेयर स्यूड हिम टू इन्फोर्स द प्रॉमिस। अब मिस वेलफेयर ने क्या किया कि उस प्रॉमिस को चलाने रहने के लिए, चलते रहने के लिए कि वो पैसे भेजते रहें, उन्होंने उसे क्या कर दिया, कोर्ट में स्यू कर दिया। लेकिन कोर्ट ने इस एग्रीमेंट को इसको वॉइड कर दिया क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए ये एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाता है क्योंकि ये दोनों रिलेशनशिप में थे, मतलब मिस्टर एंड मिसेस वेलफेयर ये दोनों हस्बैंड और वाइफ थे। तो यहाँ पे कोई भी लीगल रिलेशनशिप तो मतलब नहीं क्रिएट कर रहे थे ये लोग कि नहीं भेजेंगे, ऐसा कोई इनके बीच में एग्रीमेंट तो नहीं हुआ था। इन्होंने ओरली ऐसा कहा था कि ये £30 हर महीने भेजेंगे, तो अगर ये नहीं भेजते तो यहाँ पे वो उसे कोर्ट में स्यू नहीं कर सकती हैं। ठीक है, सेकेंड है ऑफर मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट एंड नॉट वेग। जो ऑफर है वो सर्टेन होना चाहिए, है ना, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए कि वो कंफ्यूज क्रिएट कर दे। ठीक है, एन indefinite or vague offer is not offer from legal point of view. The reason is that court cannot decide what the party is supposed to do. जो एक ऑफर है वो इंडेफिनिट और वेग नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि एक डिफाइन ना हो, है ना, पूरा ना हो, वो नहीं होना चाहिए। ऑफर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सही होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ऑफर आधा अधूरा रहता है तो कोर्ट उसे डिसाइड नहीं कर पाता कि पार्टीज करना क्या चाहती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक केस है टेलर वर्सेस पोटिंगटन 1855। ये जितने भी केस करा रही हूँ, अगर एग्जाम्पल लिखते हो तो ठीक है। ठीक है, इसमें मार्क्स ही इसी के मिलते हैं कि आप सेक्शन लिख रहे हो उसके मार्क्स मिलते हैं, और आपने किसी का केस लिख दिया, केस रियल स्टोरी पे बेस्ड होते हैं, और अगर इनका ईयर लिखते हो साथ में तो भी मार्क्स मिलते हैं। अगर केस के नेम भूल गए कि जैसे मिस्टर और मिसेस वेलफेयर वाला हमने पढ़ा, अब तुम लोगों को भूल गया कि मिस्टर वेलफेयर ने क्या बोला, मिस वेलफेयर ने क्या बोला, तो वहाँ पे तुम ए बी नाम भी लिख सकते हो, पर केस का नेम लिख दो, उसके नीचे ए बी करके भी तुम मेंशन करके भी एग्जाम्पल की तरह दोगे, उसमें भी मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो नेम लिखना, केस का नाम सही लिखना, बाद में नीचे तुम किसी का भी नेम मेंशन कर सकते हो ए बी करके, ऐसा नहीं कि किसी और का नेम मेंशन कर दिया, ए बी ऐसा करके कुछ भी मेंशन करोगे तो चलेगा। लेकिन केस का नेम, केस का ईयर सेम सही होना चाहिए, और जो सेक्शन है जैसे ऑफ़र का सेक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन हो गया, ये भी सही होनी चाहिए, और इनकी डेफिनेशन जो सेक्शन के अकॉर्डिंग है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे एक केस है टेलर वर्सेस पॉटिंगटन 1855 का केस है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जैसे टेलर हो गया और पॉटिंगटन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको नहीं पता कि टेलर ने क्या कहा, पॉटिंगटन ने क्या कहा था, तो अब आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे ए बी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ए एग्रीज टू बीज हाउस ऑन रेंट फॉर 3 years। ए ने घर लिया होगा किराए पे, किससे, बी से लिया होगा। तो उन्होंने एग्री कर दिया कि वो 3 साल के लिए क्या करेंगे, बी का घर लेंगे, ठीक है। और रेंट पे लेंगे, कितने रेंट में, £85, ठीक है। हाउस वॉज पुट इन टू थ्रू रिपेयर एंड द ड्राइंग रूम वर डेकोरेटेड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टाइल। वो घर लेने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जो ड्राइंग रूम है वो प्रेजेंट स्टाइल में डेकोरेट होना चाहिए, ठीक है। उसको रिपेयर के लिए बोला घर को, तो उन्होंने कहा कि ड्राइंग रूम वो प्रेजेंट स्टाइल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, डेकोरेट होना चाहिए। सो प्रेजेंट स्टाइल टर्म मे मीन वन थिंग टू ए एंड अनदर टू बी। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट स्टाइल वर्ड उन्होंने यूज़ किया ना, ये डेफिनेट नहीं है, ये आधा अधूरा हो गया, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ए के लिए जो प्रेजेंट स्टाइल है वो बी की तरह सेम हो। ए के लिए कुछ और हो सकता है और बी के लिए कुछ और हो सकता है। सो एग्रीमेंट वॉज वेग, दैट वाई इट इज़ वॉइड। तो यहाँ पे क्या था, एग्रीमेंट वेग था, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये जो एग्रीमेंट था वो क्या हो गया, वॉइड हो गया। थर्ड पॉइंट है ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। अब आपने ऑफर किया है तो ऑफरी के साथ कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। ऑफरी कौन, जिसे ऑफर दिया जाता है, ऑफरी भी बोल सकते हैं, प्रॉमिसी भी बोल सकते हैं। ऑफरर वो होता है जिसने ऑफर दिया है, ऑफरर और प्रॉमिसर हम उसे बोलते हैं, ठीक है। एन ऑफर टू बी कंप्लीट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू पर्सन होम इट इज़ मेड। एक ऑफ़र जो कि बनाया गया है जिसके लिए, उसको उससे कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अ पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफ़र ओनली व्हेन ही नोज़ अबाउट इट। कोई भी व्यक्ति उस ऑफ़र को तभी एक्सेप्ट करेगा जब वो उसके बारे में कुछ जानता हो, ठीक है। यहाँ पे एक केस है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया, केस है एक ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का 1913 का केस है। गौरी दत्त नेफ्यू हैड गॉन मिसिंग। गौरी दत्त का नेफ्यू जो था वो क्या हो गया, गुम गया, ठीक है। टू फाइंड हिम गौरी दत्त सेंड हिज सर्वेंट। अब उसको ढूंढने के लिए गौरी दत्त ने क्या करा, अपने सर्वेंट लालमन शुक्ला को भेजा टू सर्च फॉर द बॉय, ठीक है। वाइल लालमन वॉज अवे, लालमन के जाने के बाद गौरी दत्त अनाउंस्ड अ रिवॉर्ड फॉर ऑफ Rs 501। लालमन जब उसे ढूंढने के लिए निकल गया तो गौरी दत्त ने क्या करा, अनाउंस कर दिया रिवार्ड कि अगर कोई उसे ढूंढ के लाता है तो मैं उसे क्या दूंगी, 501 रुपीज़ दूंगी। टू एनी वन हु फाउंड एंड ब्रॉट बैक द मिसिंग बॉय, जो कि उसे ढूंढकर मेरे पास लाएगा। लालमन अनअवेयर ऑफ दिस रिवॉर्ड, ठीक है। जो अनाउंसमेंट हुई है उससे लालमन को ये अनाउंसमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। फाउंड द बॉय एंड ब्रॉट हिम बैक, तो लालमन ने क्या करा, उसे ढूंढ लिया और घर ले आया। लेटर व्हेन लालमन केम टू नो द अबाउट द रिवॉर्ड, अब जब उसके बाद लालमन को पता चला कि ऐसा कोई रिवॉर्ड रखा गया था मेरे जाने के बाद, ही क्लेम्ड इट, उसने क्या किया, उस रिवॉर्ड को लेने के लिए क्लेम किया, ठीक है। हाउएवर गौरी दत्त रिफ्यूज टू पे हिम द रिवॉर्ड, अब गौरी दत्त ने उसकी पेमेंट करने से, उस रिवॉर्ड को पेमेंट करने से मना कर दिया। आर्ग्यूइंग दैट लालमन वॉज डूइंग जस्ट डूइंग हिज ड्यूटी एज अ सर्वेंट। यहाँ पे पूरा कंक्लूजन ये निकला बाद में कि ये एक सर्वेंट की क्या होती है, लालमन जो कि उसकी ड्यूटी थी, क्योंकि वो उसका सर्वेंट था। तो यहाँ पे पूरा कंक्लूजन निकल के आता है कि एक सर्वेंट की ये ड्यूटी है कि उसका ओनर जो कहता है वो उसे माने, ठीक है। तो इसीलिए वो रिवॉर्ड उसे नहीं दिया गया, ठीक है। ये एग्रीमेंट भी वॉइड हो जाता है, क्योंकि अगर कोई और लेकर के आता तो उसने क्या किया था, यहाँ पे ऑफर किसके लिए बनाया गया, लालमन को छोड़ के बाकी सबके लिए बनाया गया था। लालमन क्योंकि उसका सर्वेंट था इसलिए उसको नहीं मिला। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी, ऑफरी को जरूर है कि उसे पता तो चले, उसे बताया जाए कि हमने आपको ऑफर दिया, लेकिन उसको ऑफर तो मिला ही नहीं, तो वो एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। जैसे अगर, हाँ तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि ये जनरल है कि स्पेसिफिक है, ये जनरल ऑफर ही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जो लालमन शुक्ला है वो गौरवी दत्त का क्या है, सर्वेंट है और वो ओनर है। तो सर्वेंट की ये ड्यूटी होती है कि वो लेकर के आए, वो रिवार्ड में कैसे शामिल हो सकता है। और फिर उसको तो ऑफर दिया भी नहीं गया था, वो तो चला गया था, ऑफर तो बाकी सबको दिया गया था। तो अगर उनमें से कोई लेकर के आता तो उन्हें रिवॉर्ड मिल सकता था। यहाँ पे हमने लालमन को तो ऑफर दिया ही नहीं, तो एक्सेप्ट कैसे कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफर मस्ट नॉट सर्टेन टर्म द नॉन कंप्लाइंट ऑफ विच मे बी एज्यूम टू अमाउंट एक्सेप्टेंस। ऑफर जो है वो एक
एज्यूम कर सकते हैं कि वो एक जो अमाउंट है वो फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो डेफिनेट होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला नहीं होना चाहिए। ऑफर वन कैन नॉट से वाइल मेकिंग द ऑफर दैट इफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड बिफोर अ सर्टेन डेट इट विल बी प्रेज्यूम टू हैव बीन एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने जैसे किसी को ऑफ़र दिया कि बाइक बेचने का, ठीक है, और मैंने कहा कि अगर तुम ऑफ़र कल तक नहीं बताते हो मुझे कि तुम्हारा क्या डिसीज़न है, तो मैं ये मान लूँगी कि तुमने ऑफ़र क्या कर लिया है, मान लिया है, तुमने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हम ऐसे कर सकते हैं कि हम किसी की मतलब ऑफ़र ही नहीं, कोई हाँ भी नहीं करी, तो हम कैसे मान सकते हैं कि उसने हाँ ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ये ऑफ़र भी अगर इस तरह का ऑफ़र किया जाता है तो क्या माना जाएगा, ये ऑफ़र क्या हो गया है, वॉइड हो गया, ठीक है। तो ऑफ़र मस्ट नॉट सर्टेन टर्म द नॉन कंप्लाइंट ऑफ विच मे बी एज्यूम टू अमाउंट एक्सेप्टेड, ठीक है। जब तक ये ऑफर ही हाँ नहीं कर देता हम उसे एक्सेप्टेड नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल ए राइट्स टू बी आई ऑफर टू सेल माई हाउस फॉर Rs 4 लाख। ए ने लिखा बी को कि मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूँ 4 लाख में, ठीक है। इफ़ आई डोंट रिसीव द रिप्लाई बाय मंडे नेक्स्ट, अगर मुझे मंडे तक, आने वाले मंडे तक मुझे अगर तुम्हारा रिप्लाई नहीं मिलता है, आई सेल एज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट इफ़ बी डज नॉट रिप्लाई। तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने मेरा ऑफ़र क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे भी क्या हो गया, ये ऑफ़र भी वॉइड हो गया, क्योंकि बी डज नॉट रिप्लाई। अब बी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे ऑफ़र क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। बी ने रिप्लाई नहीं दिया, इसका मतलब ये हो गया कि उसने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया है। और अगर वो ऐसा कुछ करता भी है, अगर वो मानता है कि उसने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे एग्रीमेंट जो उन्होंने किया है, क्योंकि ये तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, इसमें तो एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो मिले ही नहीं ना, तो हम क्या मानेंगे कि उसने यहाँ पे एग्रीमेंट जो हुआ है इनके बीच में वो वॉइड हो गया है, ठीक है। 5 एन इन्विटेशन टू ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर। ऑफर का इन्विटेशन ऑफर नहीं होता है, ठीक है। इन एन इन्विटेशन टू ऑफर दैट एम्स टू सिंपली सर्कुलेट इंफॉर्मेशन ऑफ हिज रेडीनेस टू नेगेटिव विथ एनी बडी और डू प्रिलिमिनरी डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई इन्विटेशन है ऑफ़र के लिए, ठीक है, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे कि ऑफ़र दिया गया है। जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। द डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप विथ प्राइस टैग। आप किसी शॉप में देखते हो कि किसी सामान के साथ उसका प्राइस टैग टंगा हुआ है, ठीक है। टैग अटैच्ड इज एन इन्विटेशन, वो एक इन्विटेशन है, वो ऑफ़र नहीं है। इन्विटेशन ऑफ गुड हेल्ड फॉर सेल एट प्राइस कोटेड आर नॉट ऑफर। तो अगर उसके साथ प्राइस टैग लगा हुआ है तो इसका ऑफ़र दिया गया है, ये सिर्फ इन्विटेशन है, ऑफ़र नहीं है, ठीक है। 6th ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लीट। मैंने तुम लोगों को बताया था, आगे एक्सप्रेस होता है और इम्प्लीट होता है। एक्सप्रेस में क्या हो गया, ये तो रिटन होगा, ये तो ओरल होगा, ठीक है, वो तुम लोग लिख सकते हो। और इम्प्लीट में हो गया जो कंडक्ट ऑफ द बिहेवियर से पता चल जाता है कि आपने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। सेकेंड है ऑफ़र में बी स्पेसिफिक और जनरल। ऑफ़र स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है किसी एक पार्टी के लिए, तो हम कहेंगे स्पेसिफिक है। जनरल जो होता है वो एक लार्ज पब्लिक के लिए होता है, सबके लिए होता है बोल सकते हैं, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होता है। ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन, ठीक है। यहाँ पे जो इंटेंशन होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एन ऑफर शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। जो जैसे कि मैंने आगे बताया था कि जो ऑफ़र है वो क्या होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे भी ऑफ़र जो हो वो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला नहीं होना चाहिए, उनकी डिक्लेरेशन जो उनकी इंटेंशन है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए अनाउंस्ड ऑफ अ फोर्थ कमिंग एकेशन ऑफ सेल, ठीक है। ए ने क्या करा, सेल जो उसने कहीं पे सेल लगानी होगी तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम यहाँ पे सेल लगाने वाले हैं। दस अ पर्सन हु अटेंड द एडवर्टाइजमेंट प्लेस ऑफ ओकेशन, एक वहीं पे जो एक पर्सन ने उस ओकेशन को क्या किया, मतलब ज्वाइन किया था उस एडवर्टाइजमेंट को, और उस एडवर्टाइजमेंट को देख के उसने तैयारी बना ली कि मैं भी वहाँ पे सेल में जाऊँगा। प्लेस ऑफ ओकेशन कुड नॉट स्यू फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ़ द सेल वर कैंसल्ड,
तो यहाँ पे अगर उसने तैयारी बना ली ठीक है, लेकिन अगर वो सेल कैंसिल हो सकती है तो वो उसे ए को वो केस सूट फाइल नहीं कर सकता उसके खिलाफ कि उसने मतलब मैंने तैयारी बनाई थी और उसने सेल कैंसिल कर दी तो उस पर केस कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं, एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है 9, एन ऑफर में भी कंडीशनल। जो ऑफर है वो कैसा हो सकता है, कंडीशनल होता है या होना चाहिए। एन ऑफर कैन बी मेड सब्जेक्टेड टू अ कंडीशन, इन दैट केस इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली सब्जेक्ट टू दैट कंडीशनल ऑफर लैप्सेस व्हेन द कंडीशन इज नॉट एक्सेप्टेड। जो कभी कभी ऑफर जो दिए जाते हैं वो कंडीशन के साथ दिए जाते हैं, और अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, ऑफर लैप्स हो जाते हैं, मतलब वो ऑफर अधूरे रह जाते हैं या फिर पूरे होते ही नहीं हैं। ठीक है, यहाँ पे एक केस है थॉमस वर्सेस LM&S रेलवे कंपनी। ठीक है, मिस्टर थॉमस जो थे उन्होंने क्या किया, परचेज़ किया रेलवे टिकट। ठीक है, जो कि लंदन मिडलैंड एंड स्कॉटिश रेलवे, LMS जो शॉर्ट नेम है इसका, उन्होंने मिस्टर थॉमस ने रेलवे टिकट परचेस करी LMS रेलवे से टू ट्रेवल टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, कहीं जाने के लिए उन्होंने रेलवे टिकट ली। ऑन द बैक ऑफ द टिकट एंड ऑन नोटिस एट द स्टेशन, उसी टिकट के पीछे ऑन द नोटिस एट द स्टेशन द रेलवे कंपनी इंक्लूडेड एन एक्सक्लूजन क्लॉसेस। वहाँ पे एक्सक्लूजन क्लॉसेस हम बोल सकते हैं, जैसे कि उन्होंने एक नोट दिया कि लिमिटेड इट्स लायबिलिटी फॉर अ पर्सनल इंजरी, मतलब यहाँ पे उन्होंने एक वो दे दी कि अगर किसी को पर्सनल इंजरी होती है तो उसकी जिम्मेवारी रेलवे कंपनी नहीं लेगी। मिस्टर थॉमस हाउएवर डिड नॉट रीड द क्लॉजेस, मिस्टर थॉमस ने उसे नहीं पढ़ा। ठीक है, ड्यूरिंग हिज जर्नी ही वॉज इंजर्ड, अब उनकी जर्नी के दौरान क्या हुआ, वो इंजर्ड हो गए। ठीक है, ड्यू टू द रेलवे कंपनीज नेग्लिजेंस एंड सूट फॉर डैमेजेस। तो अब उन्होंने क्या रखा, रेलवे कंपनी ने उनकी मतलब ये एग्रीमेंट बोल सकते हैं वॉइड हो गया था, क्योंकि उन्होंने ये नोटिस तो रेलवे कंपनी ने पहले दे दी थी कि अगर कोई जर्नी के दौरान अगर कोई भी पर्सनल इंजरी किसी को होती है तो उसके लिए रेलवे कंपनी जिम्मेवारी नहीं लेगी। ठीक है, तो उन्होंने उसे अगर केस जो उन्होंने स्वीट फाइल करी थी तो वो वहाँ पे क्या हो गई, वॉइड हो गई, वो एग्रीमेंट वॉइड हो गया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने पहले से ही नोटिस दे रखा था इसके लिए। ठीक है, तो ये ऑफ़र का जितना भी पॉइंट है एसेंशियल एलिमेंट तक ये यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद इसी के आगे एक्सेप्टेंस हो जाएगा, जिसकी वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।